समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित और जानी मानी लेखिका शीला मिश्रा की लिखी हुई कहानी स्नेह बंध की चाह। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कार अपनी गति से चली जा रही थी। हवा के झोंके व मेरे हाथ की थपकी से मोनू की आंख लग गई। उसके सोते ही कार में खामोशी सी छा गई। वैसे भी विकास को गाड़ी चलाते हुए बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने भी आंख बंद कर सिर पीछे टिका लिया। कुछ देर बाद अचानक विकास का ध्यान गया तो बोले, अरे मोनू सो गया है, तुम उसे पीछे लिटा दो, नहीं तो तुम थक जाओगी। मैंने कहा, हाँ मैं भी यही चाहती थी। विकास ने गाड़ी रोकी। मैं मोनू को पिछली सीट पर लिटाने लगी। तभी विकास बोल पड़े, तुम भी पीछे लेट जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा तो रिसेप्शन में फ्रेश दिखोगी। शादी की थकान अभी उतरी थोड़ी ना होगी। जब वो ढाबा आएगा जिसकी खीर तुम्हें बहुत पसंद है तब मैं उठा दूंगा, ठीक है? मैंने हामी में सिर हिलाया। सच में पिछले एक हफ्ते से सोनल की शादी की गहमा गहमी में ठीक से सो कहाँ पाई थी। मोनू के पास ही सिर के नीचे तकिया रख मैं भी लेट गई। नींद तो नहीं आई, परंतु खीर शब्द से मेरा बचपन कुलाचे मारते हुए मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय मैं मात्र 9 साल की ही थी और सोनल 5 साल की। उस दिन उसका जन्मदिन था। माँ हम लोगों के जन्मदिन पर हर साल खीर बनाती थी, इसलिए मेरे मन में आया कि आज मैं भी सोनल के लिए खीर बना लूँ। बच्ची ही तो थी मैं भी। चावल ढूंढे, फिर दूध उबाल कर उसमें धुले हुए चावल डाल दिए और स्वयं नहाने चली गई। जब नहाकर आई तो इस हड़बड़ी में कहीं खीर लग न गई हो, जल्दी से खीर में पड़ा चमचा पकड़कर मैंने खीर चलानी चाहिए। चूँकि चमचा गर्म था तो मेरा हाथ जल गया और मैं जोर से चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर सोनल दौड़ती हुई आई और घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ दीदी? मेरे आंखों में आंसू थे, पर मैंने उन्हें आंखों की कोरों में ही थाम लिया। सोनल जल्दी से बर्नॉल ढूंढ कर लाई और मेरे हाथ के जले हुए स्थान पर लगाने लगी। दर्द से जहाँ मेरी आंखें छलछला आईं, वहीं सोनल के प्रति अथाह प्यार भी उमड़ पड़ा। हम दोनों ही भावुक हो उठे। एक दूसरे से नजरें मिलते ही हम बहनें गले मिलकर रोने लगीं। हमारे आंसू के प्रत्येक कण में माँ के लिए पुकार थी। और माँ? 2 दिन पूर्व ही तो माँ पिताजी को अस्पताल में भर्ती किया था। तब से हम दोनों बहनें भय के साए में जी रही थीं। वैसे तो हर घर में मातम का माहौल था। ये महामारी क्या आई, बस कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनने को मिल रही थी। सोनल तो जब तब माँ माँ पुकारती हुई रो पड़ती थी। उसकी ये दशा देख मैं अपना दर्द भूल कर उसे संभालने लग जाती। उसका मन रखने के लिए ही मैं खीर बना रही थी। खाना नाश्ता तो पड़ोसियों के यहाँ से आ जाता था, परंतु मिलने से सब कतरा रहे थे। हाँ, फ़ोन पर सब समझाते, हिम्मत बंधाते। झटके से गाड़ी रुकने पर मैं वर्तमान में लौटी। हड़बड़ा कर विकास से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, भैंसों का झुंड था, विकास ने कहते हुए गाड़ी सड़क के नीचे उतार कर आगे बढ़ा दी। मैंने आंखें बंद की तो मन फिर अतीत के गलियारे में विचरण करने लगा। माँ पिताजी को जब एम्बुलेंस लेने आई तो हम दोनों बहनों के डर से पीले पड़े चेहरे को देखकर माँ ने बहुत विश्वास के साथ कहा था, बस 3-4 दिन में हम वापस आ जाएंगे, तुम लोग अपना ख्याल रखना। पापा की तो कुछ कहने लायक स्थिति ही नहीं थी, फिर भी आंखें खोलकर हमारी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जबरन ओढ़ी हुई मुस्कान के बाद भी उनकी तकलीफ, उनकी चिंता सब उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मैं व सोनल बहुत घबराए हुए थे, परंतु ये विश्वास था कि अस्पताल में भर्ती किया है तो वे दोनों जरूर ठीक होकर ही आएंगे। अस्पताल से माँ का दिन भर में 3-4 बार फ़ोन आता। वो मुझे समझाती, बिट्टू परेशान नहीं होना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम कहाँ आई माँ? मन ही मन में बुदबुदा उठी, हम दोनों बहनों को ऐसे ही छोड़कर चली गई माँ तुम। और पापा? वे आए अवश्य, किंतु पहले जैसे कहाँ थे। गुमसुम से अपने आप में खोए रहते। कुछ बीमारी का असर था और कुछ माँ को खोने का गम। वे घर में होते हमारे साथ, पर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ठहरा हुआ दर्द पानी बनकर बह निकला। धुंधलाई सी आंखों में बस अतीत ही घूम रहा था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में मैं कितनी जिम्मेदार हो गई थी। पूरे 8 दिन हम लोग अकेले रहे थे, बिल्कुल अकेले। पता नहीं
कहाँ से मुझे बड़प्पन का भाव आ गया था। सोनल का मैं पूरे समय ख्याल रखती और फिर 9वें दिन बुआ दादी को लेकर आ गई थी। बुआ तो कुछ दिन में चली गई पर दादी रुक गई थी। माँ के बिना जीना बहुत बहुत कठिन था। दादी ने हमें बहुत अच्छे से संभाला, लेकिन जन्मदिन त्योहार ऐसे न जाने कितने मौके आते जब हम दोनों बहनें माँ को याद कर उदास हो उठती और छिपकर अपना दुख बहाती, और जब रक्तिम नेत्रों के साथ हमारा सामना होता तो बाढ़ के वेग की तरह अश्रु बहने लगते। फिर हम दोनों अपने अपने आंसू पोंछ कर एक दूसरे को ढाढ़स बनाने लगती। ऐसे मौके पर तो पापा अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। और 4 साल बाद पापा भी हमें छोड़कर चले गए। इस पहाड़ जैसे दुख ने हम दोनों बहनों को एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया था। दादी हमारा बहुत ध्यान रखती, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ जहाँ वे अशक्त होती जा रही थीं, वहीं मेरी शादी की चिंता भी उन्हें घेरे हुए थी। आखिरकार बुआ की सलाह करके मात्र 22 साल की उम्र में ही उन्होंने मेरी शादी कर दी। अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहने के बावजूद मैं सोनल से रोज़ बात करती। मेरी शादी के साल भर बाद ही दादी की तबीयत और ख़राब रहने लगी और 2 साल होते होते वे चल बसी। मुझे सोनल की चिंता सताने लगी और उसने पहले ही मन बना लिया था कि वो पूना जाकर MBA करेगी। मीनल, मीनल उठो। विकास की आवाज़ से मैं वर्तमान में लौटी। हाँ, उठी हुई हूँ, मेरी आवाज़ सुनकर विकास बोले। बस ढाबा आने ही वाला है, मोनू को भी उठा दो। ढाबे में चाय नाश्ते के बाद हम गाड़ी में आकर बैठे ही थे कि मेरा मोबाइल बज उठा। सोनल का फ़ोन था। दीदी, कितनी देर में पहुँचोगे आप लोग? शायद 1-1.5 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। बस जल्दी से आइए, फिर देखिए और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। सोनल के स्वर उत्साह से भरे हुए थे। उससे बात करने के बाद मेरी आंखें नम हो आईं और मिलने की उत्फुल्लता और बढ़ गई। अचानक माँ आंखों के सामने आ गई। हम दोनों जब भी मिलते स्नेह की दहार पहले हम दोनों की पीठ पखारती और फिर जब नज़रें मिलती तो दोनों की आंखों से झरते आंसुओं में हम माँ को महसूसते, मानो आंसू के प्रत्येक कण में माँ मौजूद होकर हम पर अपना स्नेह बरसा रही हूँ। हम उस स्नेह को सहेजते और कुछ पल के लिए खामोश हो जाते। कहते हैं ना, माँ अपने प्रत्येक बच्चे में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। उनके स्पर्श में, उनकी हंसी में, उनकी बोली में। हम दोनों अपने अपने में समाई माँ को आपस में बांट लेते। कुछ ही समय में हम होटल पहुँच गए। फिर शीघ्र ही तैयार होकर समारोह स्थल पर पहुँचे। राजीव के पिताजी ने, जो प्रवेश द्वार पर खड़े हुए थे, बहुत गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। फिर अंदर आते ही निगाह स्टेज की तरफ गई, जहाँ राजीव व सोनल सभी आगंतुकों से प्रसन्न मुद्रा में मिल रहे थे। सोनल के चेहरे को आलोकित करती हुई खुशी मुझ तक भी दौड़ी चली आई। मैं हर्षित नेत्रों से उसे निहारे जा रही थी। तभी मोनू ने पल्लू खींचते हुए कहा, मम्मी, मौसी के पास चलो ना। मेरे जवाब देने से पहले वो दौड़ पड़ा मौसी से मिलने। हम दोनों भी उसके पीछे पीछे स्टेज पर आए। हमें देखते सोनल की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर आईं। औपचारिक मुलाकात के बाद हम एक टेबल पर आ बैठे। काफ़ी भीड़ थी। चारों तरफ चहल पहल, हंसी ठहाकों के स्वर वातावरण को खुशनुमा बनाए हुए थे। पर इन सबसे दूर खाना खाते हुए मेरी निगाहें सोनल पर ही टिकी हुई थीं और मन में एक प्रश्न सिर उठाए जवाब मांग रहा था। सोनल खुश तो होगी ना? माँ मुझे जिम्मेदारी देकर जो गई हैं। एक बार, बस एक बार वो अपने मुंह से कह दे कि वो खुश है, मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। विकास समझ रहे थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, इसलिए खाना खाते ही वे बोल पड़े, अब चलो चलते हैं, सफ़र की थकान है, होटल चलकर आराम करते हैं। वैसे भी सोनल मेहमानों से घिरी हुई है, कल जब उसके घर जाएंगे तब जी भर कर बात कर लेना। अगले दिन जैसे ही गाड़ी सोनल के घर पहुंची, राजीव बाहर ही मिल गए। सम्मानपूर्वक मुझे अंदर ले जाकर उन्होंने अपनी भाभी से मिलवाया, फिर विकास को अपने साथ बाहर ले गए। उस बड़े से हॉल में सोनल की मुँह दिखाई की रस्म हो रही थी, जहाँ परिवार की सभी महिलाएं सोनल को घेर कर बैठी हुई थीं और सकुचाई सी शर्माई सी सोनल का मुख खुशी से दपदपा रहा था। मन किया कि दौड़कर उसे अपने सीने से भींच लूं, पर किसी तरह अपनों को संयत रखते हुए मैं दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई।
सोनल को तकते हुए कुछ महीने पूर्व की स्मृति फुदक कर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। बहुत ढूंढने के बाद हम दोनों को सोनल के लिए एक लड़का पसंद आया था। उसके पिताजी से बात करके संतुष्ट होकर हमने सोनल को लड़के की सारी डिटेल्स भेजकर देखा दिखाई के लिए पूना से तुरंत बुला लिया। उसके आते ही बहुत उत्साहित हो हमने जैसे ही शादी की बात प्रारंभ की, सोनल ने बहुत स्पष्टता से कहा, मैं अधूरे परिवार में शादी नहीं करना चाहती। अधूरा परिवार मतलब? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उस लड़के की माँ नहीं है और ना ही कोई बहन न भाई। सोनल ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ तो? ये कहते हुए मैंने आश्चर्य से पहले सोनल की तरफ देखा, फिर राजीव की तरफ। उनके मुख पर भी विस्मय के भाव थे। दीदी, आपको तो पता है ना, हम एक अधूरेपन के साथ बड़े हुए हैं। हमने माँ को खोया है, पिताजी को खोया है। मैं तो बहुत छोटी थी दीदी, केवल आपका प्यार ही महसूस कर पाई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे घर में जाऊँ जहाँ मुझे सारे रिश्ते मिलें। मेरे देवर हो, ननद हो और मेरे सास ससुर के रूप में मेरे माता पिता हों। मैं भरे पूरे परिवार वाले घर में जाकर हर रिश्ते का प्यार पाना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसका चेहरा दर्द से घिर आया और आंखों की कोरों में नमी सी दिखाई दी। हम दोनों अवाक उसे देखे जा रहे थे। मेरा हृदय करुणा से भर आया। कुछ क्षणों के पश्चात धीरे से उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहने लगी, दीदी, आपको भी तो पूरा परिवार मिला है ना? जीजू के भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, सबके साथ कितना अच्छा लगता है ना? मैं कुछ कहती इसके पहले ही विकास बोल उठे। सोनल, तुम्हारी सोच अच्छी है, किंतु जब एक लड़की नए परिवार में जाती है तो उस घर में जितने सदस्य होते हैं ना, उसे उन सबके साथ तालमेल बिठाना होता है। तुम तो अपनी दीदी की छत्र छाया में रही हो, मेरा मतलब उन्होंने तुम्हें बहुत लाड़ से पाला है, इसलिए बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तुम एक बार उस लड़के से मिलकर बात करके देखो, हमने तुम्हारी शिक्षा के हिसाब से काबिल लड़का देखा है। जीजू, अभी आपने कहा ना मैं दीदी की छत्र छाया में रही हूँ, बस वही तो मेरी रोल मॉडल हैं। मैं उन्हीं की तरह सबसे अच्छे से रिश्ता निभाऊंगी। फिर थोड़ा रुक कर बोली, आप लोगों को बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, परंतु शादी मैं ऐसे लड़के से करना चाहती हूँ जिसमें काबिलियत तो हो, पर साथ में उसका भरा पूरा बड़ा सा परिवार हो। इतना कहकर वो क्षण भर के लिए रुकी। कच्चा डबडबाया सा हो आया था उसका मन। फिर भर्राए कंठ से बोली, दीदी, सपाट भुरभुरी सी जमीन पर चलकर ही तो हम बड़े हुए हैं, कटे व घायल पंखों को स्वयं ही सहलाते हुए। मुझे अपनी ज़िंदगी की उड़ान में जिस अधूरेपन का एहसास हुआ है, उसे मैं दूर करना चाहती हूँ। जिंदगी की दूसरी पारी में प्रत्येक रिश्ते के स्नेह से मिली ऊर्जा को समेटे नई उड़ान नए पंखों के साथ। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई और मोटे मोटे आंसू भरभरा कर बह निकले। उसके स्वर की व्यथा से मैं विचलित हो उठी और मैंने तुरंत उसे अपने सीने में भींच लिया। मैं उसे रोते कभी नहीं देख सकती थी, कभी भी नहीं। रात को कमरे में आकर विकास मुझसे बोले, इंसान को अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मिले ये ज़रूरी तो नहीं। प्रत्येक इंसान कुछ ना कुछ कमी के साथ ही बड़ा होता है, किंतु रिश्तों का अधूरापन मन को कितना सालता है, ये मैं आज समझ पाया हूँ। नहीं विकास, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। माँ पिताजी क्या गए, हम रेत भरी नदी जैसे हो गए थे। सरसता के नाम पर जल की एक बूंद भी नहीं रह गई थी हमारे जीवन में। वो अधूरापन हमारी स्मृति से कभी मिट नहीं सकता। हाँ, धुंधला जरूर सकता है। पता है विकास, मेरी तो स्मृति में बहुत कुछ है, पर सोनल, उसको ममत्व की, वत्सल की, दुलार की हल्की सी ही याद होगी। ये अधूरापन उसके अंदर ठहर सा गया है, बिंधी हुई है वो दर्द से, भीतर, गहरे भीतर। आज उसके स्वर में उस दर्द की पीड़ित कराह प्रतिध्वनित हुई है। उस दर्द की परछाई मेरे मुख पर भी कपकपाने लगी और मैं भाव विवल हो फपक पड़ी। विकास मुझे ढाढ़स बंधाते रहे। उनका स्नेह पाकर मेरे आंसू थम अवश्य गए थे, परंतु मैं सो नहीं पाई। लौट लौट कर मन की खिड़कियों पर खड़े होकर माँ को ढूंढती, माँ के साथ बिताए भूले बिसरे क्षणों को सहेजती। अचानक मैं उठी और सोनल के पास चली आई।
मेरी आहट पाकर उठ बैठी और मुझसे लिपट गई। शायद शायद उसके मन की सक्रिय वीथियों में भी माँ ही मौजूद थी। वो भर्राए कंठ से कहने लगी, दीदी, माँ की अलग अलग छवियाँ मुझे पुकारती हुई दिखती हैं। मैं अपने दोनों हाथ फैलाए उनकी ओर दौड़ पड़ती हूँ और फिर मैं माँ के साथ बतियाती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ और फिर दीदी, माँ बरसते आंसुओं में शब्द भी गीले होकर एक दूसरे पर फिसल कर गिर रहे थे। उसकी भावनाओं का ज्वार उमड़ा पड़ रहा था और इधर मेरी भावनाएं भी उफान पर थीं। हम दोनों बहनें माँ की छवि को आंखों में थामे फपक पड़ीं। हम अपने अश्रुओं में उस वात्सल्य रस को महसूस कर रहे थे। 2 दिन रुककर जब सोनल जाने लगी तो विकास ने उसे कंधों को सहलाते हुए कहा, जिस तरह तुम्हारी दीदी हमारे परिवार में आकर स्नेह से सिक्त हो गई है ना, देखना वैसे ही तुम्हें भी भरपूर प्यार मिलेगा। अब हम नए सिरे से तुम्हारे लिए लड़के की तलाश करते हैं। दीदी, दीदी, सोनल के चहकते स्वर से मैं वर्तमान में लौटी। उससे मिलते ही हम दोनों आलिंगनबद्ध हो एक दूसरे पर नेह की धार बरसाने लगे और हमेशा की तरह अपने अपने में समाई माँ को एक दूसरे से साझा करने लगे। कुछ ही देर में सोनल अपने परिवार से हमारा परिचय करवाने लगी। ये बड़ी दीदी, ये इनके मामा की बेटी, ये बुआ की। मैं कुछ सुन ही नहीं पा रही थी, बस सोनल को ताके जा रही थी, अपनी कसौटी पर जांचते हुए कि वो खुश है ना। तभी सोनल की सास आकर आग्रहपूर्वक हमें भोजन स्थल तक ले गईं। खाना खाते ही हम लोग सोनल से मिलकर वापस हो लिए। रास्ते में मोनू के सोते ही वही चुप्पी पसर गई और मेरे मन में न जाने कितने विचार उमड़ने घुमड़ने लगे। खुश तो रहेगी ना सोनल, इतने बड़े परिवार में शादी करके कहीं गलती तो नहीं करती। उसकी ही जिद थी, पर उसे क्या समझ। इसी ऊहापोह में जकड़ी मैं सारे रास्ते चिंता के बादलों में घिरी रही। सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, परंतु मेरे अंदर एक छटपटाहट सी थी। प्रायः प्रतिदिन ही मेरी सोनल से बात होती, लेकिन मैं उसका मन अच्छे से टटोल नहीं पाई थी। हालांकि मेरे ये पूछते ही कि तू खुश है ना, वो हंसकर कहती, बहुत खुश। पर पता नहीं क्यों मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। फिर साल बीतते बीतते खुशखबरी आ गई। सोनल माँ बनने वाली थी। उसने स्पष्ट कहा कि दीदी, डिलीवरी आपके पास ही कराऊंगी। मैं भी यही चाहती थी। वो 5वें महीने अपनी ससुराल आ गई थी और 7वां महीना होते होते उसकी सास का फ़ोन आया कि आप सब गोद भराई के आयोजन में आइए, तभी लौटते में सोनल को भी ले जाइएगा। सोनल से मिलने के ख्याल मात्र से मैं रोमांचित हो उठी। वहाँ पहुँचते ही सोनल को देखकर उससे गले मिलकर हम दोनों एक दूसरे को स्नेह की वर्षा से सिक्त करने लगे। फिर समारोह आरंभ हुआ। सभी करीबी रिश्तेदार इस अवसर पर सोनल को शुभाशीष देने आए थे। समारोह के बाद कपड़े, मेवे, फल, मिठाई से लदी फदी सोनल को मैं उसके कमरे तक ले गई और उसका सामान कनीने से पैक कर हम बाहर आए। सोनल सबसे मिलकर विदा लेने लगी। सब उसकी बलैयाँ ले रहे थे, उसे चूम रहे थे, उसे आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत ही भावुक दृश्य। सब आंखों में नमी थामे अपना प्यार लुटा रहे थे और सोनल के मुख पर कभी निर्झर सी हंसी फूट पड़ती तो कभी आंसुओं के नन्हे नन्हे सितारे जगमगा उठते। आखिर में सास ने बहुत सारी हिदायतों के साथ उसे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी चलते मेरी निगाह बाहर खड़े सोनल के रिश्तेदारों पर गई। सभी की आंखें प्रेमाश्रुओं से नम थीं। फिर मैंने सोनल की ओर देखा। उसकी काली काली आंखों में प्यार के प्रतिसाद स्वरूप छोटे छोटे सुनहरे मोती जगमग कर रहे उसके गालों पर लुढ़के जा रहे थे। जहाँ मेरा अंतःकरण असीम संतुष्टि से प्रफुल्लित हुए जा रहा था, वहीं किसी आशा व अपेक्षा के पूरे होने पर मन के कोनों में, अंतरों में जो स्निग्धता आती है, उसकी चमक से सोनल का मुख अपनी पूरी आभा लिए प्रतिबिंबित हो रहा था और मैं बस खुशी से दपदपाते उसके मुख को निहारे जा रही थी। और कुछ दिनों पूर्व कहे गए उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। प्रत्येक रिश्ते के स्नेह से मिली ऊर्जा को समेटे नई उड़ान नए पंखों के साथ। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई कहानी स्नेह बंध की चाह। कल फिर मिलेंगे
एक अगली कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।